हम लोग स्वर के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, तो आइए हम लोग जानते हैं मूल स्वर किसे कहते हैं। मूल स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण बहुत ही कम समय में होता है उसे मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, अ, ई, उ, ऋ, सी। और जबकि दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें अधिक समय लगता है। इनकी संख्या 7 होती है। और हमने बताया था कि जो स्वर होते हैं उनकी कुल संख्या 11 होती है। तो ये 4 और ये 7, ये दोनों मिल करके 11 हो गए। 7 + 4 11। आपको ये बात और नोट कर लेनी चाहिए कि अंग तथा आहद ये दोनों स्वर नहीं होते हैं, इनको स्वर के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। आइए अब हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम व्यंजन को भी मतलब कि 2 भागों में बांटेंगे। पहला क से म तक। क से म तक मतलब व्यंजन जो होता है उसमें जो क से म तक आता है उसे हम स्पर्शी मतलब कि ये पूरा जो है वो उसे स्पर्शी व्यंजन हम कहते हैं। और हमने नोट्स में जैसा लिख भी रखा है कि मैंने इसके पहले आपको बताया भी था कि जो व्यंजन होता है उसका उच्चारण करने में हमारे मुख के 5 भागों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कंठ, तालु, गला, दंत, ओष्ठ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लिख भी रखा है कि कंठ मतलब कि उच्चारण करने में कंठ का मतलब कौन कौन से अक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो आप पहली लाइन जितनी भी क से म तक लिख लो आप। तो पहली लाइन जो आएगी वहाँ पे कंठ का यूज किया जाएगा। दूसरी लाइन जो आएगी वहाँ तालु का यूज किया जाएगा। तीसरी लाइन आएगी वहाँ गला का यूज किया जाएगा। चौथी लाइन में दंत का यूज किया जाएगा। और 5वीं लाइन जो आएगी वो उसे ओष्ठ का यूज किया जाएगा वहाँ पे। इसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि च, छ, ज, झ ये जो आते हैं मुझे मेरे उसमें वे स्पर्श संघर्ष में आते हैं। और अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। तो आप क से म तक ऐसे से लिख लो और ऊर्ध्वाधर 3 पंक्तियाँ, पहली, तीसरी और 5वीं जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ आएंगी उसे हम लोग अल्प प्राण कहेंगे। और जो बची दूसरी और चौथी ये दोनों 2 पंक्तियाँ पूरी इसमें जितने भी वर्ण आ रहे हैं ये आपके महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। आपसे ऑप्शनल में पूछा जाता है कि अल्प प्राण है या महाप्राण है, 4 अक्षर दे देंगे, 4 वर्ण दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि अल्प प्राण है महाप्राण। तो आप ऐसे अपने दिमाग में बैठाए रहो कि पहला, तीसरा और 5वां जो आएगा वो मेरा अल्प प्राण होगा, जबकि दूसरा और चौथा जो आता है वो महाप्राण होता है। उसके तरफ से ये भी पूछा जाता है कि मतलब मैंने नोट्स में लिखा है, ऑप्शनल में ऐसा पूछता है गौण व्यंजन किसे कहते हैं। तो गौण व्यंजन 2 ही होते हैं, ये ढ और ढ। अगर आप लोग ये चीज़ अगर अच्छे से याद कर लियो अंग और ढ, तो गौण व्यंजन में 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से अंग या फिर रहेगा या फिर तो ढ रहेगा। इनमें से एक अगर कोई देगा उस पर आप टिक करोगे। उसके बाद हम क से म तक हम डिवाइड कर लिए थे, बताए थे कि ये क से म तक पूरे जितने भी वर्ण आ रहे हैं इसको हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। उसके जाते हैं उसके आगे का य, व, र, ल जो होता है, ये जो होता है ये पूरा जो पास्वर होता है। पास्वर में य, व में भी पहले तो य, व, र, ल ये चारों को मिला देंगे तो पास्वर में आएगा। उसके बाद स्टार्टिंग य और व को लेंगे तो ये अर्ध स्वर कहलाएंगे, जबकि र और ल को लेंगे तो ये लुंठित कहलाते हैं। आपसे ऑप्शन में ऐसा पूछता है कि लुंठित क्या होता है, तो सिर्फ र और ल होते हैं लुंठित। अगर आप ऐसे याद कर रहोगे तो र या फिर देगा 4 ऑप्शन में से किसी एक में, या फिर ल देगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। और य व में भी कोई अर्ध स्वर इन दोनों को कहते हैं, इनमें या फिर तो य होगा या फिर व होगा। इसी प्रकार से स, ख, स, ह ये जो होते हैं इसे उष्म कहते हैं, उष्म व्यंजन। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, उष्म व्यंजन का बहुत ज़्यादा ऑप्शन में पूछता है। उष्म व्यंजन क्या है इनमें से स, ख, स, ह जो रहेगा इन चारों में से कोई एक अगर ऑप्शन में देगा वो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद अंतःस्थल व्यंजन, ये भी आप इसी में आप ऐड कर सकते हो कि इसे अंतःस्थल व्यंजन जो होता है वो य, व, र, ल ही होता है। अब आप लोग अंतःस्थल व्यंजन जान गए, एक बार हम और रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है। हमने अभी तक पढ़ा स्वर व्यंजन के स्वर और व्यंजन को उनके प्रकारों में बांटा। फिर स्वर को मैंने बताया कि स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से इनको डिवाइड किया जा सकता है। पहला मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जबकि दीर्घ स्वर जिनमें अधिक समय लगता है तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। ये 7 और 4 मिलकर के 11 हो गए। कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। उसके बाद व्यंजन की बात करें तो अगर हम क से म तक लिखते हैं तो इस पूरे क से म तक को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इसमें भी अगर हम ऐसे ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ 3 डिवाइड कर दें, ऊर्ध्वाधर रूप से लिख दें, तो पहले, तीसरे और 5वें को हम लोग बोलेंगे अल्प प्राण, जबकि दूसरे और चौथे को बोलेंगे महाप्राण। और च, छ, ज, झ जो होती हैं स्पर्श संघर्षी होती हैं। उसका अंग और ढ जो है वो गौड़ व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन भी इसे कहा जाता है। और य, व, र, ल लिख लें तो ये जो रहेगा ये मेरा पूरा पास्वर में आता है। य, व, र, ल अगर पास्वर व्यंजन ऐसा कुछ बोल दिया तो पास्वर व्यंजन भी बोल सकते हैं, अंतःस्थ व्यंजन भी आप इसे बोल सकते हैं।
तो य व जो होता है वो अर्ध स्वर होता है, र ल जो होता है वो लुंठित होता है, स ख स ह जो होता है वो ऊष्म होता है। और उसके बाद हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, छ त्र ज्ञ, ये जो होता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। और यहाँ पे जो स्वर बन रहा है वो मिश्रित होता है। संयुक्त व्यंजन यहाँ पे देखिए आप, ये आधा क और ख से मिलकर के बना हुआ है, मतलब कि 2 व्यंजनों से मिलकर के ये बने हुए हैं, इसलिए इसे मिश्रित बोला संयुक्त बोला जाता है, सॉरी इसलिए इसे संयुक्त बोला जाता है। जबकि स्वर जो होता है इसे मिश्रित बोला जाता है। अल्प प्राण आप जान गए कि अल्प प्राण जो पहला, तीसरा और पाँचवा था उसे अल्प प्राण, और जबकि दूसरा और चौथा जो था उसे महाप्राण बोलते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे सघोष और अघोष कहते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि अल्प प्राण और महाप्राण को याद किए थे, उसी प्रकार से हम सघोष और अघोष को भी याद कर सकते हैं। तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण, मतलब कि अंतस्थ वर्ण क्या थे, य व र ल। तो तीसरा, चौथा, पाँचवा मतलब ये चीज़, अगर आप ये चीज़ ले रहे हो और य व र ल उसमें ऐड कर दे रहे हो तो वो मेरा सघोष में आता है, वो मेरा सघोष में आ जाएगा। जबकि पहला, दूसरा और हम ये उष्म वर्ण जो है स ख स ह वो ले तो मेरा वो अघोष में आएगा। तो ये भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है ऑप्शन में, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, कि सघोष अघोष क्या होता है। तो सघोष अघोष में भी आप जान गए कि तीसरा, चौथा, पाँचवा जो रहता है वो मेरा सघोष होता है। ये पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा ले लें और य व र ल ले लें, तो ये इनको मिला करके ये पूरा हो जाएगा सघोष। और पहला, दूसरा ले लें और स ख स ह मतलब ये उष्म वर्ण ले लें और पहला, दूसरा ले लें तो मेरा वो आ जाएगा अघोष में। मैंने यहाँ पे ट्रिक भी याद कर रखा है, पर इतना टफ है नहीं कि इसको ट्रिक से याद किया जाए, नॉर्मल सा है, तो आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हो। यहाँ पे मैंने नोट्स में भी लिख रखा है कि ह जो होता है वो सघोष तथा महाप्राण होता है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो महाप्राण में आते हैं, महाप्राण में दूसरे और चौथे आते हैं, ये बताया था दूसरा और चौथा ये जो होता है ये महाप्राण है। और जबकि पहला, तीसरा, पाँचवा ये जो है वो अल्प प्राण है, पहला, तीसरा, पाँचवा, और ये दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम स ख स इसको ऐड कर दें तो भी महाप्राण में ही आते हैं, ये और स ख स इसको ऐड कर देते हैं तो ये महाप्राण में आते हैं, लेकिन ह को छोड़ करके। मैंने यहाँ पे नोट्स में अलग से यही लिखा है कि ह को अगर छोड़ दें तो वो सघोष होता है। सघोष तो होता है, सघोष तो आपने जाना ही, तीसरा, चौथा, पाँचवा सघोष होता है। जबकि पहला, तीसरा, पाँचवा जो होता है वो महाप्राण होता है, सॉरी अल्प प्राण होता है। इस प्रकार से आप सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण समझ सकते हो। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे लिखा है दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ में भी रहता है, दंत ओष्ठ ऐसा पूछा जाता है कि दंतोष्ठ मतलब कि कोई 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछा जाएगा दंतोष्ठ का मतलब इसमें क्या है, कैसे है। तो आप समझ सकते हो, जो कि दांत और ओठ की सहायता से बोले जा सके हों उनसे दंतोष्ठ कहते हैं। जैसे वहाँ पे व और फ है, दंतोष्ठ में आ गया। दंत मूल वर्तस्य यहाँ पे लिखा है सजरल। यहाँ पे इसकी याद करने का ट्रिक है, आप स, ज और र और ल ऐसे आप अलग अलग वर्ण है, मैंने एक ही में लिख लिया है इसको ट्रिक बना के, ये ट्रिक है मेरी। तो दंतमूल अगर आपसे पूछता है, दंतमूल 4 ऑप्शन देंगे, अगर आप सजरल ट्रिक याद करके गए हो तो ये स आएगा या फिर ज आएगा या फिर र आएगा या फिर ल आएगा, इन चारों में से कोई एक आएगा, उस पर आप टिक कर दोगे। और भी आएंगे, मतलब इन चारों में से कोई एक आएगा, वो आपका सही आंसर होगा। दंतोष्ठ में व आएगा या फिर फ आएगा, इनके अलावा और दोनों में से अलावा और कुछ नहीं आ सकता, और इसमें इन चारों के अलावा कुछ नहीं आ सकता है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आप देख सकते हो, र जो है प्रक्रमित व्यंजन है। इस प्रकार इसको पढ़ने के बाद एक और टॉपिक मेरी छूट रही है, जिसे मतलब जो एंट्रेंस बुक में दिया है, यहाँ पे लिखा है स्वराघात और बलाघात। तो स्वराघात और बलाघात में ये था कि मतलब कि जहाँ पे अगर स्वर पे मतलब किसी भी ध्वनि को अगर हम बोल रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम स्वर पे अधिक बल लगा रहे हैं तो वहाँ स्वराघात होगा, और जबकि अगर हम मतलब वहाँ पे व्यंजन पे अधिक बल लगाते हैं तो वहाँ पे बलाघात होगा। मैंने यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लिख भी रखा है, जैसे काला, बलीता, बलीता में देखिए ता पे आता है, और जाना ना पे आता है, इक्का तो ई पे आता है, ये जो है बलाघात है। सॉरी, मतलब यहाँ पे स्वर है तो इसलिए ये स्वराघात है। और यहाँ पे पक्ष में छ पे आ रहा है, मतलब कि छ जो आ रहा है वो मेन जो बल है वहाँ पे छ पे लग रहा है, इसलिए यहाँ पे ये बलाघात है, जबकि ये स्वराघात है।
इस प्रकार से आप स्वराघात और बलाघात को भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है अनुतान। अनुतान का मतलब होता है जैसे कि जब कोई बोलता है, मतलब कि एक ही सेंटेंस, मतलब क्या, एक ही वाक्य को हम कई तरीक़ों से बोल सकते हैं। जैसे राम आ गया, राम आ गया, मतलब उसको आश्चर्य से बोला जा सकता है। और जैसे कि लिखती हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा। जैसे लिखा राम आ गया, आप अगर क्वेश्चन मार्क लगा देते हो तो आपको लगेगा राम आ गया, मतलब आप पूछ रहे हो, तो बोलोगे राम आ गया, तो एक तो आंसर वाला आ जाएगा और एक हो सकता है आश्चर्य वाला। इस प्रकार इन तीनों को बोलने से ध्वनि में एक उतार चढ़ाव आता है। आरोही और अवरोही का क्रम मतलब शब्द होता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे प्रयुक्त होता है, उतार चढ़ाव आता है। इसलिए ऐसे मतलब कि वाक्य जहाँ पे जिनको बोलने में उतार चढ़ाव आता है वहाँ अनुतान होता है। इस प्रकार से मेरा ये वाला लेसन कंप्लीट होता है। इसमें और सारे टॉपिक कुछ दिए नहीं, इतने ही दिए थे, मैंने नोट्स में बना के रखे थे।